नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सबको प्रदीप जी मेरी तरफ से, नेशन नाउ की पूरी टीम की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। जय हिंद साहब, जय हिंद। प्रदीप जी तो सिर्फ 4 दिन बच गए, तो मतलब राम 22 आ तारीख रहा को है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, पापी मन काहे को डरे। अब ऐसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तो नैया पार हो रही है, लेकिन जैसे वो क्या है, वो अभी अभी देखा हमने माशाल्लाह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला राम भजन गाते हुए कपिल सिब्बल साहब के सामने, और कपिल सिब्बल साहब ये कह रहे थे कि भाई देखिए, अगर राम जी के आदर्शों पे चलोगे तो सब ठीक रहेगा, लेकिन अगर आपने कुछ गड़बड़ करी है तो वही राम प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा पूजा से जो आप कमाना चाहते हैं, यानी राजनीतिक धन जो आप कमाना चाहते हैं, कहीं वही आपको धराशायी ना कर दे। ऐसा कपिल सिब्बल साहब ने कहा है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए साहब, प्राण प्रतिष्ठा पूजा आप कर रहे हैं, श्री राम जी की पूजा आप कर रहे हैं, राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, सब बिल्कुल ठीक है, करिए, लेकिन उससे अगर आप राजनीतिक लाभ प्राप्ति की कोशिश करेंगे तो हो सकता है बहुत कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगर आप श्री राम में वास्तविकता में विश्वास करते हैं तो, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है, you will be rewarded. There is no doubt about it. If you've really done well, if you've been a great human being, if you've been a great government, the people will reward you. Because do remember, the voice of the people is the voice of God. In this case, the voice of Sri Ram. Sri Ram, more than anything else, stood for justice, इंसाफ। आपने अगर इंसाफ किया है लोगों के साथ, तो आपके साथ भी इंसाफ होगा। जी प्रदीप जी। 550 साल के बाद ऐतिहासिक है, ये ऐतिहासिक क्षण है। जैसे विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि अखंड ब्रह्मांड, पृथ्वी और स्वर्ग बेताबी से इस क्षण का इंतजार कर रहा है। प्राण प्रतिष्ठान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करेंगे? नहीं करेंगे, मिश्रा जी करेंगे। मोदी जी नहीं करेंगे। यजमान जो है वो मिश्रा जी हैं। यजमान वो अपनी पत्नी के साथ करेंगे, मिश्रा जी राम मंदिर न्यास के जो हेड हैं वो करेंगे। मोदी जी वहाँ पर रहेंगे और हमारे मोहन भागवत जी, 3-4 और लोग भी वहाँ पर रहेंगे। और वो जो आईने में शक्ल दिखाने की जो रस्म होती है अपने रामलला को, उसमें वो रहेंगे। But he's a part, he's a center figure of the entire thing. I mean, कहने का मतलब ये, जितना भी आप कुछ भी कहें, मोदी जी जिस प्रकार से इस चीज के लिए काम किया, पूरा देश ने देखा। इनफैक्ट सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ने मोदी जी का बहुत तारीफ किया। प्रदीप जी, मुझे तो ऐसा लगता है उनके जो कुर्बानियां हैं, वो स्थिति पे 550 साल के बाद अगर कुछ हुआ तो यू नीड टू गिव द क्रेडिट सदगुरु श्री श्री रविशंकर जी उनका तारीफ करने लगे। We've said that many times, sir. Absolutely, you are right. 550 years. But my point is, my concern is for someone else. My concern is for the producer, who is going to be on the online edit for the live telecast of the प्राण प्रतिष्ठा पूजा। अब वो ज्यादा मिश्रा जी को दिखाएंगे या मोदी जी को दिखाएंगे? Now that's a question. It's going to be a vexatious problem for the guy who will be the online producer there in Ayodhya. But let's see how it happens. I believe there's going to be a 24 camera setup, 240 cameras all over Ayodhya. There are OB vans, there are VSATs, there are all kinds of transmission and broadcast facilities that have been created in and around Ayodhya. Ayodhya, by the way, has already become a smart city. Considering and the entire video, I mean the live telecast of the event, if Modi ji पर कैमरा फोकस नहीं है तो audience also lose their entire interest or spirit. ये क्या हो रहा है? The very fact is Prime Minister Modi's presence. Yes. It's itself a very enlightening that's right. feature in the entire episode. तो ये लाइव टेलीकास्ट भी होना चाहिए
हर एंगल जो राम मंदिर का वहां से दिखना चाहिए, एंड लोग विदाउट मोदी इट्स एम्प्टी. यू कांट हैव अ प्राण प्रतिष्ठान, यू कांट हैव अ फंक्शन ऑन राम मंदिर पुनर्निर्माण. My only regret is, very frankly speaking, और ये मैं इस बात से बड़ा दुखी हूँ, पर्सनली दुखी हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि हमारे विपक्षी जितने लोग हैं उनको जाना चाहिए था, वेरी फ्रैंकली, इररिस्पेक्टिव ऑफ भाई पॉलिटिकल इवेंट है नहीं है तो क्या हो गया यार, क्या है मतलब, राम जी सबके हैं ना. अगर कोई उनको हाईजैक करने की कोशिश करे भी तो क्या हो गया, आप तो जा सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ. इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नासिर हुसैन साहब हैं, बड़े हैंडसम, यंग, आर्टिकुलेट, बहुत ही मतलब पैशनेट यंग कांग्रेसमैन. नासिर हुसैन साहब नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. हाउ आर यू सर, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू सर, फाइन, थैंक यू. व्हाट अबाउट यू? ऑलवेज फाइन सर, ऑलवेज, वी आर ऑलवेज फाइन. आप हमारे साथ हैं तो हमें क्या चिंता है, बस फर्स्ट क्लास. अरे क्या बात क्या है? आप स्क्रीन पर आ गए तो बस जबरदस्त. वो तो ऐसा है ना, पहले ये होता था कि भाई एक बार दिलीप कुमार साहब स्क्रीन पर आ गए तो अपने आप पिक्चर हिट हो जाती थी. आप स्क्रीन पर आ गए तो हिट हो गई पिक्चर. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर. अच्छा ये बताएं सर, मैं बड़ा दुखी हूँ, अपने व्यक्तिगत तौर पे बड़ा दुखी हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को जाना चाहिए था. और ये भी अब बात आ रही है सामने, जैसे अभी गुरुमूर्ति साहब बोल रहे थे आज कि राहुल गांधी जी के ऊपर बड़ा दबाव है क्योंकि वायनाड उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर मुस्लिम लीग ने कह दिया कि भैया अगर आप वहाँ जाएंगे तो हम तो अपना सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं. और फिर ऊपर से लेफ्टिस्ट ने भी बोल दिया. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि केरल के दबाव की वजह से कांग्रेस के जितने नेतागण हैं वहाँ नहीं जा रहे हैं अयोध्या में, क्योंकि बहुत कांग्रेस के लोग तो जाना चाहते थे. नासिर साहब बताएं. सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि इस अहम टॉपिक पे आपने चर्चा रखा है. शुरुआत ही भगवान राम से की है, तो उम्मीद है कि एक अच्छी चर्चा होगी. पर आपने कहा कांग्रेस के नेताओं को जाना चाहिए. मैं तो देख रहा हूँ कांग्रेस के नेता पहले ही हमारे पहुंच गए हैं. यूपी के तमाम लीडरशिप अविनाश पांडे के साथ वहाँ दर्शन करने चले गए, और किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं कहा है कि मैं नहीं जाऊंगा. सभी जाएंगे. सिर्फ एक इवेंट में, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का इवेंट और आरएसएस का, उस दिन नहीं जाएंगे, बाकी दिन हम जाएंगे. हम किसी, आप भी जाते होंगे मंदिर में, प्रदीप जी भी जाते होंगे, तमाम लोग जाते. आप किसी मंदिर में किसी इनविटेशन के थ्रू नहीं जाते. जब भगवान की बुलावट आती है आप उस दरबार में पहुंच जाते. तो हम तमाम लोग जाएंगे, हमारी पार्टी के तमाम लीडरशिप भी जाएंगे, और उस दिन पहुंच के भगवान राम की हम लोग आशीर्वाद जरूर लेंगे. रही बात कांग्रेस की जाने की, तो कांग्रेस तैयार है, हर वक्त जाएगी, पर सिर्फ उस इवेंट में नहीं जाएगी. मगर मेरी सवाल यहाँ पे है, क्यों नहीं चारों शंकराचार्य को बुलाया जा रहा है? क्यों वो शंकराचार्य इनके बातों को रिजेक्ट कर रहे हैं? क्यों वो कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर में भगवान राम के अंदर प्राण डालना ही एक, मतलब आज आपने, मैं सुबह एक बीबीसी का रिपोर्ट देख रहा था, शंकराचार्य बोलते हैं कि अधूरे मंदिर में स्थापना करना ही गलत है. 22 तारीख के दिन सही नहीं है. मुझे रीति रिवाज पता नहीं है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है. मैं धर्म के मामलों में, मैं क्योंकि पॉलिटिकल आदमी हूँ, पॉलिटिक्स ज्यादा कर सकता हूँ. धर्म की बात मुझ में नहीं आती है, जो ना मुझे दिन मालूम है ना तारीख मालूम. पर इतना मालूम है कि जब शंकराचार्य जो बोल रहे हैं वो बात में दम होगा. वो क्योंकि धर्म को, उनको चलाने वाले कई लोग हैं. क्योंकि मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 22 से 23 करोड़ वोट मिला होगा. उस 22-23 करोड़ में तमाम लोग होंगे, हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, या सिख भी होंगे, या दूसरी जातियों के भी होंगे. मगर 140 करोड़ के देश में तकरीबन 100 करोड़ अगर हिंदू भाई हमारे हैं, तो आप देख लीजिए कितना % वोट उनको मिलता है. यानी कि तमाम हिंदू भाई भी भारतीय जनता पार्टी के बातों में नहीं है, ना उनको सपोर्ट करते हैं. तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी, भगवान राम की स्थापना कम है, वो अपने चुनाव की प्रचार ज्यादा है, वो अपने आप को ज्यादा, अपने आप को बोलते हैं मीडिया में हाईलाइट रहना है, लोगों को दिखाना है. पूरी आप देखिएगा 22 तारीख में भगवान राम पीछे छूट जाएंगे, मोदी जी बहुत आगे निकल जाएंगे. भारतीय जनता पार्टी उसी रोल पे काम कर रही है कि ये पूरा कॉमनल हो जाए. सोमनाथ मंदिर भी बना था इस देश में, उस वक्त भी लोगों ने कहा था कांग्रेस के नेहरू जी क्यों नहीं गए. ऐसा नहीं था कि वो धर्म को नहीं मानते थे, उनकी आस्था नहीं थी.
जब इंसान कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाता है, जब वो ओथ लेता है, तो उस दिन वो धर्मनिरपेक्ष हो जाता है, किसी धर्म का नहीं रहता, वो तमाम लोगों के लिए काम करता है। पर यहाँ एक धार्मिक एंगल से इस देश को बरगलाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान राम पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के, वो किस देश के है ही नहीं, देश के नागरिकों के लिए है ही नहीं है। आप बताइए, जो राम मंदिर बनाने में ना जाने कितने लोगों ने शहादतें दे दी, शहीद हो गए, आज उन लोगों को कोई इनवाइट कर रहा है, उस गरीब परिवार को इनवाइट कर रहा है। आज वो पूरा इवेंट एक वीआईपी लोगों के लिए बन गया है, वो नामचीन लोगों के लिए बन गया है। क्या भगवान राम सिर्फ उन नामचीन लोगों के लिए है? आज उसके अंदर बलिदान देने वाले लोग कहाँ चले गए? किसी की चर्चा है? नहीं है। चर्चा है तो आज अंबानी साहब आएंगे, अडानी साहब आएंगे, अक्षय कुमार आएंगे, फलाने साहब, यानी एक वीआईपी इवेंट बन के है। इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ ये धार्मिक चीज हो रही है, ये धर्म के भी खिलाफ है, राजनीति के भी खिलाफ है। धर्म सबके लिए अपना है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, let me put it to you like this. As far as the communists is concerned, they say very clearly, listen, this is a political event. We love Shri Ram. शुरू से आज तक हम लोग श्री राम के भक्त रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आपको दे दूं, शंकराचार्य जी ने जो भी कहा हो, जो भी आपने सुना हो, 1951 में सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ। सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना हुई, गर्भगृह में, गर्भगृह बन चुका था, लेकिन टेम्पल कंप्लीट हुआ 1956 में। प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 1951 में गए, तो उसमें अलग अलग किस्म की प्रथाएं हैं। ये कहा जाता है, एक प्रथा कहती है जब तक पूरा मंदिर पूर्णता नहीं बन सकता तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। एक प्रथा है जब तक अगर गर्भगृह बन चुका है, गर्भगृह के ऊपर का जो शिखर है वो बन गया है, तो हो सकती है। एनीवे, बट दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन मेरा ये कहना है, लेकिन ये आपने नहीं बताया जो मेरा सवाल था, वो छोटा सवाल ये था, वो ये था कि क्योंकि केरल में आपके जो अलायंस के पार्टनर्स हैं, उन्होंने आपके ऊपर प्रेशर डाला, इसकी वजह से आप लोग नहीं जा रहे। क्या इसमें सच है? ऐसे अलायंस को ठोकर मार देंगे जिस दिन वो ये कह दे कि आप भगवान राम के मंदिर में नहीं जाएंगे। हम राजनीति, पहले कह रहा हूं, मैं ऑफिशियली लाइन बोलता हूं, ऐसे किसी अलायंस की बात को हम नहीं मानते। हम वही करेंगे जो हमारे धर्म गुरु ने बोला है, जो हमारी धर्म कहती है। हम भगवान राम के मंदिर जाएंगे, पर हम पॉलिटिकल इवेंट में नहीं जाएंगे। ऐसे किसी अलायंस को हम ठोकर मारते जो हमें भगवान राम के मंदिर से जाने से रुकेगा। हम ऐसे किसी अलायंस को नहीं मानते। ना हम पे कोई दावा कर सकता है, ना किसी ने रोका है, ना मुस्लिम लीग ने। तो आप, ये गलत है, भारतीय जनता पार्टी का टोटली प्रोपेगेंडा है कि मुस्लिम लीग ने रोका है, कम्युनिस्ट ने रोका। हम आजाद हैं, हम आजाद मुल्क के लोग हैं, हम अपने धर्म को मानते हैं। जब जाना होगा तब जाएंगे, किसी के बुलावे पे नहीं जाएंगे। राम लल्ला की जब बुलाहट आएगी हम जरूर उस दरबार। जबरदस्त प्रदीप जी, आप पे आरोप है नाज़िर हुसैन साहब की राहुल गांधी जी जब इलेक्शन है तभी मंदिर जाते हैं, तभी जनेऊधारी बनते हैं, तभी हर चीज को मानते हैं, तिलक लगाते हैं, हर रीति रिवाज को पालते हैं और फिर हिंदू मंदिर में जाते हैं। मगर आज आपने इनको लेबल कर दिया कि पॉलिटिकल इवेंट है, आरएसएस और बीजेपी मोदी जी को हाइप करने के लिए ये पूरा इवेंट बना रहे। तो जैसे सोमनाथ टेम्पल का भी उदाहरण दे दिया, नेहरू जी के काल में बने थे तब भी इनकम्प्लीट था। फिर तो बार आप सिर्फ शंकराचार्य जी का नाम लेकर आपने पहले ही नाम बोल दिया था, शंकराचार्य जी बाद में जो भी बोलना था वो बोल दिए थे। तो बीजेपी का कहना है, सोनिया जी, कली खड़गे साहब और अधीर रंजन चौधरी जी ने पहले ही बोला था कि हम जाएंगे नहीं। अब ये शंकराचार्य को बीच में डालना मीन्स बीजेपी का कहना है, ये बोले कि ये एक्सक्यूज बना रहे हैं जस्टिफाई करने के लिए कि आप। तो राहुल गांधी जी जब पहले जाते थे मंदिर में चुनाव के वक्त, तो अब जाने में क्या है? चलिए ठीक है, एक दो तीन सवाल है, मैं बोलता हूँ। 2014 से 2019 तक आप फैजाबाद और अयोध्या में और गोरखपुर में ना जाने प्रधानमंत्री ने कितनी रैलियां की थी। आपसे मैं पूछता हूं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से पूछता हूं, राम लल्ला की कितनी बार दर्शन करने प्रधानमंत्री गए? 2014 से 2019 तक का पूरा डेटा देखिएगा, एक बार भी नहीं गए। वो फैजाबाद जरूर गए,
पर रामलला के दरबार में नहीं गए। क्यों एक बार नहीं गए, एक बार 2019 से पहले नहीं गए, हाँ, 2014 से 2019 से पहले वो नहीं गए। 2019 से पहले नहीं गए, कोर्ट के करेक्ट, 2000 सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद वो गए। तो आप राजनीति बोलते हैं, राजनीति एक अलग चीज है, हर चीज को तो आज एक आप उनके मंदिर जाने में तमाम हिंदुस्तान की मीडिया जरूर पहुंच जाती है। आज अन्याय के खिलाफ एक न्याय यात्रा है, कितनी मीडिया आपको कवरेज देखती हुई हिंदुस्तान में दिख रही है। तो बोलते हैं सिर्फ न्यूज बनाने के लिए कुछ भी चलाया जा सकता है, मगर सच्चाई को नहीं छिपाया जा सकता है। जिस तरह से इस देश के प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने बोला कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आए, और बोलते हैं 2.7 लोग भी गरीबी से खत्म हो गया, यानी कि इस देश में सिर्फ 15 करोड़ लोग गरीब रह गए। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का ये जुमला नहीं है तो क्या है, मैं पूछता हूं। जिस देश में 80 करोड़ लोग अनाज के लिए लाइन में हो, और वहां बोलते हैं सिर्फ 15 करोड़ लोग अब गरीब बचे हैं। ये कौन सी झूठ? इसी तरह इनकी हर झूठ है, इनके फाइलों में सब कुछ दिखेगा, मगर सच्चाई में आप जमीन पे देखेंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो मैं बोलता हूं, राहुल गांधी वैसे ही कट्टर हिंदू हैं जैसे कट्टर मुसलमान होते हैं, जैसे हर धर्म को मान्य, पर धर्म सबका अपना अपना होता है, धर्म दिखावे के लिए नहीं होता है। इस तरह नहीं है। आप बताइए, जब किसी भी मंदिर में गए हो, लाइव टेलीकास्ट प्रधानमंत्री जी का कई घंटों चलता है, वो क्या है, उनके प्रचारी तो कर रहे होते हैं। आज 22 की तारीख है, 22 के इवेंट को किस तरह से प्रचार किया जा रहा है, जैसे बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट हो, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। मैंने पहले ही कहा था आपसे, 2024 का जब इलेक्शन आएगा तो देखिएगा राम मंदिर का मुद्दा सबसे ऊपर हो जाएगा, तमाम मुद्दे पीछे छूट जाएंगे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा क्यों ना हो, किसानों का मुद्दा क्यों ना हो, लोगों के हालात बदलने की, वो सब कोई मुद्दे नहीं आएंगे इस देश में। सब कुछ लगेगा कि राम राज आ गया। आज राम जी पूछ रहे होंगे कहां है राम राज। चंद लोगों के लिए सारी पूंजीपति, सिर्फ चंद लोग इस देश में कब्जा करके बैठे। रेल उनके पास है, एयरपोर्ट उनके पास है, पूरी उद्योग खत्म हो गए, बिजनेस खत्म हो गए। आज छोटा उद्योग करने वाला, सेमी स्किल बिजनेस करने वाले लोगों की हालात क्या है, कभी उसके ऊपर चर्चा आपके मीडिया में, चाहे तमाम मीडियाओं में खत्म हो गया। क्यों नहीं उनके हालात के ऊपर आज बात हो रही है? क्यों ज्यादातर बेरोजगारी इस देश में हो गई? हंगर डेस्क में देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर कोई भूखा है तो इस हमारे भारत देश में क्यों है, जब 15 करोड़ लोग सिर्फ गरीब है इस देश में। इतने बड़े झूठ जब इस देश में बोला जाएगा, बरगलाया जाएगा, धर्म के नाम पे लड़ाया जाएगा, तो सच्चाई I think, very frankly speaking, and this is for the information of viewers, I think they've jumped the gun. Their own data, by the way, contradicts them. Let's be very clear. So I don't think we should even take it very seriously. Hang on a minute. Hang on a minute. Let's be very serious about it. The fact remains that people are prone to say all sorts of things. मुझे अभी तक याद है 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह, by the way, to his great credit, I still remember, he held a press conference at the PIB. अपना शास्त्री भवन में PIB है ना, आप शायद गए होंगे वहां पे, मुझे मालूम नहीं है, रफी मार्ग के बिल्कुल सामने। बेशक जी, वहां पर I asked him this question, ये भी मैं बता दूं, मैंने पूछा था सवाल ये, टू माय क्रेडिट मैंने पूछा था। मैं कहा सर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि 100 दिन के अंदर अंदर यू विल रिस्टोर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स टू द 1991 लेवल। दिस इज व्हाट आई आस्क्ड हिम। तो उसके ऊपर आपको मालूम है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या बोला? It's lovely hearing it. In fact, my smile grows wider when I remember this. He says, we say a lot of things during elections. The reality is somewhat different. To bring the prices down, all of us have to work very hard for it. This is what he said, and he really worked very hard for it. Let's be very clear. As I've been saying all along, history will be kinder to Dr. Manmohan Singh. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक करी हिंदुस्तान की, मुझे ऐसा लगता है वी वर बीइंग वेरी अनकाइंड टू हिम। लेकिन अभी बात करते हैं सर, जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, न्याय यात्रा का, और ऐड कर लीजिए, वो आप बोलिए न्याय यात्रा का जहां तक प्रश्न है, आई वुड लाइक टू नो। नहीं, आप पूरा बोलिए सर, आई विल गिव यू ऑल द टाइम। न्याय यात्रा का जहां तक प्रश्न है, आज की तारीख में अभी तक आर यू हैप्पी विद द इंपैक्ट ऑफ द न्याय यात्रा, और are you going to change the strategy a little bit?
बोलिए, मैं अब आप बोलिए। न्याय यात्रा पे मैं बात करता हूँ थोड़ी देर में। मैं नीति आयोग के रिपोर्ट जो सरकारी फेलोशिप से चलती है उससे रिपोर्ट लेके नीति आयोग बोलती है, उसकी जी। कभी आईएमएफ से उन्होंने बात किया, उनसे कोई डेटा नहीं है इनके पास, सिर्फ झूठ का रूमर फैला के देश को बरगलाया जा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री योजना सड़क की बात थी ना झूठी, कि सड़कों को हमने पूरे बिछा दिया, सन 2000 से ये योजना चल रहा है, मगर आप सड़कों गांव की हालात जाके देखिए तो सड़कों की बद से बदतर है। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला, कई गड्ढे हैं। जिस तरह कॉन्ट्रैक्टरों ने, ठेकेदारों ने लूट मचा के प्रधानमंत्री योजना सड़क योजना में लूट मचाया, उसके ऊपर कोई बात करने को नहीं है। एक ही शख्स है हिंदुस्तान में जो राहुल जी आवाज उठाते हैं। आज नागालैंड के हालात देख लीजिए, वहां बिजलियों की कमी है, सड़कों की हालात खराब है, जबकि डबल इंजन की सरकार है वहां पे, तब क्यों हालत खराब है? लोगों के पास रोजगार नहीं है। 2019 के 2019 या मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर उस समय एक समझौता हुआ था। उस समझौते का क्या हुआ? 9 साल होने जा रहा है, 2014 के आसपास, सॉरी। उस समझौते का क्या हुआ? किसी को पता है वो समझौता क्या था? आज तक वहां हालात सुधरा नहीं, उस पर बात नहीं है। पर न्याय यात्रा के साथ, राहुल जी के साथ तमाम नॉर्थ ईस्ट के लोग चल रहे हैं। आप देख लीजिए, उसी नॉर्थ ईस्ट में वो आज असम पहुंच जाते हैं, जहां हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा करप्ट इंसान, जिसको खुद मैं नहीं भारतीय जनता पार्टी दिन रात कहती थी सबसे करप्ट इंसान कोई है तो भारतीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, वहां के मुख्यमंत्री, पूरे असम को लूट मचा कर रखा। तो वहां के लोग आज असम के तमाम सड़कें देख लीजिए, राहुल जी के रंग में लोग रंग चुके हैं। चारों तरफ देखिए न्याय यात्रा की बात हो रही। उस न्याय यात्रा में बात क्या हो रही है? बात तो यही हो रही है ना, आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी, आपको रोजगार, सरकारी नौकरियां कैसे मिलेगी, आपके बच्चों की एजुकेशन कैसे बने, यही न्याय यात्रा की मुद्दा है। इन करप्ट ये जैसे 2-4 लोगों के हाथ में जो देश चली गई है, उससे कैसे छुटकारा मिले? ये चारे तरफ पब्लिक सेक्टर कंपनियों को बेचा जा रहा है, नया पब्लिक सेक्टर में कोई कंपनी आ नहीं रही है, लोगों के पैसे अटके जा रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, एलआईसी में पैसे डूब गए। आप देखिए कई तरह के बैंक है, आजकल बैंकों बंद होते जा रहे हैं, बैंक के पैसे करप्ट होते जा रहे हैं, करप्टेड लोग भागे जा रहे हैं। न्याय यात्रा उन लोगों के लिए है जो किसानों की बात कर रहा है, न्याय यात्रा उन नौजवानों के लिए है जो रोजगार की बात कर रहा है, न्याय यात्रा उन महिलाओं के लिए है जो इनकी इज्जत आप, लेकिन ये तो कहते हैं कि असम की एक आपकी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत कोशिश करी राहुल गांधी जी से मिलने के लिए, क्योंकि आपके असम के जो यूथ कांग्रेस के लीडर है उन्होंने उनका यौन शोषण करने की कोशिश की और राहुल गांधी जी उनसे नहीं मिले। ये इंडिया टुडे पे काफी देर से चल रहा था और उसके बाद अहमद पटेल साहब की जो बेटी हैं मुमताज पटेल, उनका भी बहुत कुछ कहना था राहुल गांधी के ऊपर, वो भी चल रहा था। तो मतलब हर न्यूज चैनल में एंटी राहुल गांधी, एंटी न्याय यात्रा, एंटी कांग्रेस कैंपेन चल रही है। जी, मैं मुमताज पटेल जी को पर्सनली जानता हूं, उन्होंने ऐसी कोई बयान नहीं थी। आप जिस यूथ की बात कर रहे हैं, मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता हूं, ना मुझे ज्यादा इल्म है। जो वो कह रही है तो पुलिस के पास जाए, पुलिस उसकी जांच करेगी, सामने आ जाएगी। वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सिर्फ न्यूज में नहीं आना चाहिए था, वहां तो सरकार उनकी 2 मिनट में जांच करके सामने आ जानी चाहिए थी बात। पर ये न्यूज सिर्फ इसलिए चलाई जाती है किस तरह से इस यात्रा को बदनाम करे, राहुल जी को बदनाम करे। क्यों राहुल जी पर्सनली 1 to 1 सबसे नहीं मिल सकते, हजारों लाखों की भीड़ होती, 1 to 1 मिलना इतना इजी नहीं है। आपको मालूम है नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, कितनी सारे वहां पे खतरे हैं। तो कोई एलिगेशन लगा के न्यूज चला, पर मुमताज पटेल के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो मुझे पता नहीं, पर मैंने ना उनसे सुना है ना उनका इंटरव्यू, मुझे कुछ पता नहीं उन्होंने क्या कहा है। मगर मुझे जहां तक लगता है वो कभी ऐसा राहुल जी के खिलाफ नहीं बोल सकती जैसा मुझे लगता है, पर्सनली मेरा सोच है, क्योंकि बेहतर मैं उनको जानता हूँ और बहुत ही सुलझी हुई महिला है वो, काफी अच्छी बात रखती है। मगर योगी जी पे आते हैं। योगी जी ने कहा कि आप बोल रहे हो, आप कहते हो नासिर हुसैन साहब की पॉलिटिसाइज हो रहा है। बोले कांग्रेस को किसने रोका था इसको पॉलिटिसाइज करने से? राम मंदिर का पुनर्निर्माण अगर कांग्रेस चाहता तो हो जाता था। कांग्रेस ने इस चीज को दबा के रखा। कांग्रेस ने अगर काम करते तो काम आप भी पॉलिटिसाइज कर देते, बट यू नेवर, नासिर हुसैन साहब, द कांग्रेस नेवर वांटेड टू वर्क फॉर राम मंदिर। दैट इज व्हाट योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का कहना है। उन्होंने कह रहा कि जिस तेजी से जुडिशरी, आप आरोप लगा रहे कि जुडिशरी बहुत तेज चला इसमें, बोले आप भी कर सकते थे, मगर आप में वो निष्ठा जो बोलते हैं मोदी जी, वो निष्ठा नहीं था
कि राम मंदिर का पुनर्निर्माण के लिए काम करे। जुडिशरी आपको आपने स्लो कर दिया। आपने आपका कोई एम ही नहीं, गोल था कि राम मंदिर बना के दे दो 550 साल। और सबसे अहम चीज है कि आपने उस फाइल्स को दबा के रखे। कांग्रेस ने, बीजेपी का आरोप है कि आपने उस फाइल्स को दबा कर रखे, जहां क्लियर कट रखा था कि मंदिर, मस्जिद के नीचे मंदिर है। ये क्लियर कट, वो आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट के महमूद साहब हैं, उन्होंने खुद कहा कि ये फाइल दबा के रखा गया था बिकॉज ऑफ लेफ्टिस्ट एंड कांग्रेस पॉलिटिशियंस। तो ये आरोप है नासिर हुसैन साहब आपके, कि आप अगर करते तो आप भी पॉलिटिसाइज कर सकते थे, मगर आपने राम मंदिर का काम नहीं किया, डिले किया। नासिर हुसैन साहब, देखिए, यहाँ पे दो सवाल उठता है। एक तो या तो जुडिशियली पे हमारा कंट्रोल था, या आज के जुडिशियली पे भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल है। दोनों में एक ही सच होगा। अगर ये कर रहे हैं तभी इनके हिसाब से फैसले आ रहे होंगे, और मुझे नहीं मालूम कि कैसे फैसले इनके आ रहे हैं। तो इन्हें बताना पड़ेगा जुडिशियली क्या भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल करती है। और रही बात 508 साल, तो मुझे नहीं मालूम 508 साल में भारतीय जनता पार्टी क्यों कांग्रेस को ला रही है। 1947 के बाद कांग्रेस सत्ता में है। उसके बाद कितनी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की भी आके गई। अटल बिहारी वाजपेयी भी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने क्यों फाइलें दबा के रखी। बीपी सिंह, जिसको सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उन्होंने क्यों फाइलें दबा के रखी। तो ये सवाल उनसे पूछना पड़ेगा, क्या जुडिशियली किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से चलेगी या जुडिशियली अपने हिसाब से चलेगी। ये सवाल, आखिर बीपी सिंह के दौर में जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया, कश्मीरी पंडित अपने घर छोड़ के निकल गए, उसके लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया, तो भी हम लोग खामोश रहे। हम कहते हैं कांग्रेस अपनी बात रख नहीं पाई, इसकी सजा हम भुगत रहे, क्योंकि सच्चाई लोगों को मालूम ही नहीं पड़ी कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या तकलीफात गुजरी, कौन वहां पे गवर्नर थे, जगमोहन कौन थे, कौन, ये सारी बातें लोगों के पास आई नहीं। इसलिए आज तक ये हम पे एलिगेशन लगा के निकल जाते। तो आप बताइए कैसे हम इसमें जिम्मेदार हैं। राम मंदिर अगर बन रही है तो कोर्ट के फैसले से बन रही है। कांग्रेस का इसमें, चाहे भारतीय जनता पार्टी का, कोई लेना देना नहीं है। इसमें फैसला अगर कोर्ट ने दिया है तो पक्ष में दिया है, तो फैसला सभी को इस्तकबाल है। मगर जो कहते हैं कि कांग्रेस ने फाइल दबाया, तो यही बात अटल बिहारी वाजपेयी पे भी लागू होता है, यही बात बीपी सिंह पे भी लागू होता है, या दूसरे जो इनके समर्थन से प्रधानमंत्री बने उन पे भी लागू होता है। तो उन पे ये क्यों खामोश हो जाते हैं। गमंडिया, आगे जाके मोदी साहब कह रहे हैं कि गमंडिया गठबंधन, वही केरल में भी कहा उन्होंने, गमंडिया गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है। एक है कि इन्विटेशन आपने नकार दिया, आपने डिसीजन ले लिया कि आप नहीं जाएंगे, मगर आलोचना करना, आप और आपके घटक दल, बीजेपी का आरोप है और स्वयं मोदी जी का आरोप है कि आपके घटक दल खुलेआम आज भी जूनियर स्टालिन ने कहा कि जो हो रहा है मुझे ठीक नहीं लग रहा है, को मस्जिद गिराकर मंदिर बनाना ये इंसाफ नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो वो सुप्रीम, तो आगे जाके उससे पहले जितने सैम पिट्रोडा से लेके प्रियंक खरगे, राजा, स्टालिन, सीताराम येचुरी मौर्य, जो समाजवादी पार्टी के फतेह बहादुर जी, जो लालू प्रसाद यादव जी के, जितेंद्र आवाड जी, शरद पवार जी गुट के, ये ना लगातार मोदी जी का कहना है कि लगातार आप सनातन धर्म के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हो। आना नहीं आना आपने तय कर लिया, नहीं आना, मगर सनातन धर्म को हर्ट करने का हक नहीं है। सनातन, देखिए मैंने कहा सनातन के खिलाफ तो कोई बोल ही नहीं सकता है। पर बहादुर सिंह की जो बात करी, मैं थोड़ी सी, मुझे इसलिए याद आ गई कि वो लाइन उनकी खुद की लाइन नहीं है, सावित्रीबाई फुले की लाइन थी जिसको उन्होंने कोट किया। तो मुझे नहीं मालूम सावित्रीबाई फुले से इनको नफरत है क्या, अगर उसके बातों को कोई कोट करता है। राम मंदिर हमारी आस्था है, कांग्रेस की आस्था है, पूरी देश की आस्था होना चाहिए, उसके खिलाफ कोई है। कांग्रेस के किस लीडर ने बोला कि हम उसके खिलाफ हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। कांग्रेस के किसी नेता ने, किसी लीडरशिप ने, किसी कोर कमेटी के मेंबर ने ऐसा कहा है तो आप बोले। अब हमारे अलायंस पार्टनर में बहुत से लोग हैं, सबकी अपनी अपनी जुबानें हैं, मैं सबकी जुबानों पे कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं उस दिन भी कहा भगवान राम के खिलाफ कोई बोलता है तो कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है। कांग्रेस कोई भी सनातन के खिलाफ बोलेगा तो कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है। तो उन्होंने, आप आज स्टेलिन की जो मैंने सुना है, जहां तक मैंने भी न्यूज़पेपर, वो उन्होंने कहा कि मैं हर धर्म की रिस्पेक्ट करता हूं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। अगर आप, तो इसमें क्या गलत है, हर धर्म की रिस्पेक्ट तो सबको करनी चाहिए। और राम मंदिर की इतिहास शायद मालूम नहीं है इनको, 1776 में कैसे राम मंदिर पे
वाह, ये तो बहुत बाद में आए हैं, 1904 1994 95 में ये लोग आने वाले लोग, इन्हें मालूम नहीं है कि किस तरह से राम मंदिर में कैसे कैसे हुआ था। ये मुसलमानों की गलती के वजह से राम मंदिर पे ये फैजाबाद कोर्ट का है, ब्रिटिश सरकार के डिसीजन को आप देखेंगे, एस्टीटैल बैठ उस समय जज थे, उनके फैसले को पढ़े आप। उस समय क्या था, रामगढ़ी में मुसलमानों ने हमला किया था और हनुमानगढ़ी के जो महंत थे काफी होशियार थे, तेज थे, उन्होंने उस पर चढ़ाई किया फिर बाबरी मस्जिद के ऊपर। तो वहां पे ये लड़ाई फैली, वहां पे कोई उस समय जन्मभूमि की लड़ाई थी क्या? आप पूछ के आप 1776 में तो कोई राम जन्मभूमि की लड़ाई थी ही नहीं, कांग्रेस ने लटकाया। तो आप नहीं, मैंने अभी आपको उसका जवाब दिया, कांग्रेस ने नहीं लटकाया। कांग्रेस जुडिशरी को कंट्रोल नहीं कर सकती, या तो दो बात साबित होता है, या तो कांग्रेस ने जुडिशरी को कंट्रोल किया या तो आज भारतीय जनता पार्टी ने कंट्रोल किया। तो आप दोनों में किसी एक ही को मानना पड़ेगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने आज जुडिशरी कंट्रोल करके उन्होंने ये डिसीजन दिलवाया है, इसका कहना चाह रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के डिसीजन से चलती है। इसका मतलब तो यही निकलता है कि मैं एलिगेशन लगाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐसा रूल में, तो ये गलत बातें करके देश को बरगलाने का काम किया जा रहा है। इसलिए एक इंसाफ परस्त चीज है, उस पे सबू को भरोसा रखना चाहिए। लेट हो या जल्दी हो, फैसला जो कोर्ट देगा सबको इस्तकबाल करना चाहिए। उसके ऊपर आप निंदा, इस तरह की बातें करेंगे तो निंदनीय बातें, मैं उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि जुडिशली भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर तो इस देश में लोकतंत्र है ही नहीं। फिर तो आप जो कहे वही सही, आप रात कहो दिन कहो जो कहो सब बेहतर है, फिर सब बंद कर दो, अदालतें बंद कर दो, ये इलेक्शन खत्म कर दो, काहे का फिर लोकतंत्र है जब आप लोकतंत्र पे भरोसा ही नहीं रखना चाहते। संविधान मुमताज पटेल जी जो है संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं आप। जी जी जी, वो मुमताज पटेल जी का जो इशू है वो बहरोच की सीट को लेकर के इंडिया अलायंस में जनाब अरविंद केजरीवाल जी और इधर अपने मुकुल वासनिक साहब के बीच में कोई बातचीत हुई है, और इसके पहले कि उसका निष्कर्ष निकाला जाए कि कहां पर सीट एडजस्टमेंट होगी, उसके पहले ही आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। चैतर वसावा जो है, वासवा साहब जो है, वो अभी जेल में है, उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया। तो उसको लेकर के मुमताज पटेल जी ने ये कहा कि हमें, यार पूरी सवाल तो सुन लिया करो यार, कि हमें इंडिया अलायंस में एटलीस्ट आम आदमी पार्टी के साथ गुजरात में अलायंस नहीं करनी चाहिए। दैट इज व्हाट शी हैज सेड। डू यू एग्री विद हर सर? बोलिए। मैं कह रहा हूं ये इसमें राहुल जी के खिलाफ तो नहीं है ना, ये एक अलायंस को लेकर रिलेटेड था। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इनके खिलाफ बोला, उनके खिलाफ बोला, तो ये पार्टी के फेवर की बात की उन्होंने कि अलायंस करना या नहीं करना, क्योंकि भरूच सीटों में वो काफी दिनों से काम कर रही है। उनकी नेटिव प्लेस है वो, उनका घर वहां है और काफी दिनों से एक्टिव है वो। अगर इंडिया अलायंस बना है तो जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाए किसी को भी ऐलान नहीं करना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी हर जगह चर्चा कर रही है, उससे पहले अगर ऐलान करते हैं तो फिर इस अलायंस का कोई वजूद नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपके साथ बात करने। मुझे मालूम है इतनी स्ट्रेंथ आज भी आम आदमी पार्टी का गुजरात में नहीं है। मैंने कहा आज हम बहुत सारे चीजों पे नुकसान में जाके भी हम इसे अलायंस कर रहे हैं। देखिए हमारा कैडर टूटने को तैयार है, हमारा पंजाब में कैडर बिखर जाएगा, दिल्ली में कैडर बिखर जाता है, हम इसके साथ फिर भी हम इस देश को बचाने के लिए हमारी नहीं करना चाहिए साथ अलायंस में आ गए। सर आपको देश को अगर बचाना है तो मेरा ये ओपिनियन है कि कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए 542 सीटों पर। ये पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी। आई एम नॉट द डिसीजन मेकर फॉर दैट। सर यू आर मोर इन्फ्लुएंशियल देन यू नो। आपका जब शो होता है, आपके साथ जब हम लोग बात करते हैं, किस किस का फोन आता है ये आपको मालूम नहीं है। किस दिन जब आप यहाँ पर आएंगे आपको दिखाएंगे हम लोग। बिल्कुल आएगा सर, मगर बट सर मैं कहता हूँ आई एम नॉट डिसीजन फॉर दैट। मैं उसके लिए कुछ नहीं हूँ, मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जो मैं अपनी पार्टी की बात। एक आखिरी सवाल चैनलों पे आपको छोड़ने के पहले, क्योंकि मैं एक सर आपको अपनी बातें रखता हूँ, क्योंकि हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम इस देश में क्रांति लाते हैं। सर छोटी सी बात, एक सवाल आपसे, हम पीछे नहीं। नासिर साहब एक सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट साहब को क्यों इनवाइट नहीं किया गया? द्रौपदी मुर्मू जी को इनवाइट करना चाहिए था। अगर ये यूनिटी का है, पूरा फेस्टिवल एकता का है, एकता का त्योहार है, तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? सर बुलाना चाहिए था ना, जहां तक मेरा सवाल है। मैं समझता इसलिए नहीं बुलाया गया था जब देश के प्रधानमंत्री जी उद्घाटन हमारे संसद भवन का कर रहे थे, उस दिन भी उनको नहीं बुलाया था, क्योंकि जिस दिन राष्ट्रपति जब आ जाती है
तो उनकी सारी कैमरा उस तरफ मुड़ जाएगी, तो हमारे मोदी जी की तरफ कैमरा नहीं जाएगी ना, उस पर चर्चा नहीं होगी। इसी तरह अगर, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है राष्ट्रपति का, वो प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री से ऊपर चला जाता है। इसी तरह अगर वो राम मंदिर चली जाती है तो उनका प्रोटोकॉल ऊपर चला जाता है। मैं नहीं कहता हूं कि वो दलित होंगी या ट्राइबल होंगी इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है, ये एलिगेशन मैं नहीं लगा सकता हूं, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूं उनको सिर्फ लाइट स्ट्रीम कैमरे के सामने रहना है, तमाम कैमरा मोदी जी को ही दिखाए, ताकि देश में सब रामराज दिखे, भले जमीन पे कुछ ना हो पर कैमरे में सब कुछ बेहतर दिखना चाहिए, इसलिए वो इनको नहीं बुलाना चाहते। मैं बार बार कहता हूं, महिलाओं की पे बात करो, किसानों पे बात करो, नौजवानों पे बात करो, जो छोटे छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं उस पे बात करो, उस पे कभी कोई चर्चा नहीं है। भगवान राम के फेवर में पूरा हिंदुस्तान है, 140 करोड़ है, क्योंकि भगवान राम सबके हैं, जितने आपके उतने हमारे उतने सबके। तो सिर्फ बीजेपी क्यों उसको हायर करना चाहती है, क्यों उनको पैटर्न अपना राइट देना चाहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों आज सिर्फ आप एक सवाल करिएगा, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का है, वो जो बलिदान दिए, जो शहादतें हो गए, उनके परिवार को क्यों नहीं आज वीआईपी की तरह इन्विटेशन कार्ड भेजा गया? जो राम मंदिर के लिए ना जाने कितने में गए होंगे, क्यों नहीं पूछिएगा आज क्यों उन वीआईपी कल्चरों को बुलाया जा रहा है जो कभी भगवान के दरबार में भी नहीं जाते, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जिनकी जिंदगी पूरी पेज 3 के पेज पे कट गई, भगवान से मतलब नहीं रहे, उन पेज 3 वाले लोगों को बुलाया जा रहा है, पर उस भगवान राम के पुजारी को नहीं बुला रहा जाए जो राम लल्ला के लिए शहीद हो गए, राम लल्ला के लिए अपनी जाने दे दी, वो आज जेल के सलाखों में है कि जिंदा है किसी को पता नहीं है, मगर वो लाइट स्ट्रीम कैमरा सब वहां चला गया, पर वो गरीब पीछे छूट गया जो उनके लिए शहादतें दे दी। राइट नासर साहब, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड आई होप द न्याय यात्रा ऑफ राहुल गांधी सक्सीड्स, इट्स गुड फॉर द कंट्री। मुझे ऐसा लगता है इफ द कांग्रेस इज स्ट्रांग, ऑपोजिशन इज स्ट्रांग, it will be very very good for the country. Let's be very clear, that is good for democracy. Thank you very much sir. Namaskar, Jai Hind. Jai Hind, Jai Maharashtra. Mr. Nazir Hussain of the Congress party. और नाज़िर हुसैन साहब की अब एक बुरी आदत पड़ गई है, सुनते नहीं हैं, एक बार फ्लो में चालू हो जाते हैं फिर उनको रोकना पड़ता है। I don't know why. Well, at the moment